नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज बात करेंगे सपा नेताओं पर कानूनी कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव के भाजपा को बुलडोजर अल्टीमेटम की। रायबरेली से अखिलेश यादव ने जो संदेश दिया वो भाजपा को चुभने वाला है। वहीं बात करेंगे गोरखपुर महोत्सव पर सपा और भाजपा में जारी जुबानी जंग की, जो अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों से होते हुए संस्कृति तक जा पहुंची। गोरखपुर महोत्सव पर छिड़ी जुबानी जंग में सैफई केंद्र बिंदु बन गया है। और फिर बात होगी एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा के महाविजय वाली रणनीति की। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और सबसे पहले बात भाजपा को अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले अल्टीमेटम की। दरअसल सपा विधायक मनोज पांडे की मां को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अखिलेश यादव जब मीडिया से मुखातिब हुए तो दिसंबर के महीने में सपा नेता के ढाबे पर हुई कार्रवाई को लेकर उन्होंने भाजपा पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने साफ लफ्जों में कहा कि भाजपा सत्ता की ताकत दिखा रही है, बता रही है कि हम गैर कानूनी मकान दुकान तोड़ सकते हैं और अगर आप सत्ता में आए तो आप तोड़ दीजिए। अखिलेश यादव के इस बयान को भाजपा को अल्टीमेटम माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उनके लोगों के भी इसी तरह बुलडोजर चल जाए। अखिलेश का भाजपा को बुलडोजर अल्टीमेटम। ये सोनू ढाबा इसलिए गिराया गया है, एक तो ये पावर का एहसास दिलाना चाहते हैं। ढाबे के मानचित्र पर 2024 की हुंकार। आपकी सरकार में आना गैर कानूनी तोड़ देना। सपा नेताओं पर हो रही कानूनी कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव का पारा हाई है। सपा विधायक मनोज पांडे की मां के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए तो भाजपा सरकार की नीतियों और सपा नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला। ये बीजेपी चाहती है कि इनके भी नक्शे चेक हो जाएं। ये सोनू ढाबा इसलिए गिराया गया है, एक तो ये पावर का एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपका ये तोड़ दिया जाएगा। और ये बताना चाहती है बीजेपी कि अगर हम गैर कानूनी तोड़ सकते हैं तो आपको भी अधिकार है आपकी सरकार में आना गैर कानूनी तोड़ देना। दरअसल दिसंबर के महीने में रायबरेली प्रशासन ने नक्शा पास न होने पर सपा नेता सुरेश यादव का सोनू का ढाबा तोड़ दिया था, जिस पर अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के तेवर लाल हैं। रायबरेली में सोनू के ढाबे पर प्रशासन के एक्शन को लेकर अखिलेश यादव ने सियासी संग्राम का बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं के अवैध कब्जों और उन इमारतों पर कार्रवाई की जाएगी जिनके नक्शे पास नहीं है। रायबरेली की धरती से अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार से सीधा सवाल किया, अगर नक्शे का सवाल है तो इस आधार पर अकेले रायबरेली में आधे से ज्यादा घर और इमारतें टूटनी चाहिए। अखिलेश यादव ने साफ लफ्जों में कहा कि भाजपा सरकार सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही। नक्शे कितनों के पास हैं? अगर रायबरेली में भी आप जांच करने निकल पड़े तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के नक्शे पास नहीं होंगे और जिन नियमों में पास होने चाहिए उन नियमों का भी उल्लंघन होगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उनके लोगों के भी इसी तरह बुलडोजर चल जाए। अखिलेश यादव का संदेश साफ है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी तो भाजपा नेताओं पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव का ये बयान भाजपा को चुभ गया। भाजपा नियमों के तहत कार्रवाई का हवाला देने लगी। भारतीय जनता पार्टी किसी को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन अखिलेश जी की मजबूरी ये है कि जो उनका कैडर है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके राज्यों में, उनकी सरकारों में जिस प्रकार की अराजकता हुई, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता, दंगे, जमीनों पर कब्जे, ये काम उनकी सरकारों में हुए हैं और उनके लोग उनमें संलिप्त। उनका कैडर इसी प्रकार का है, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी,
अगर नहीं करेंगे तो पार्टी में असंतोष उभर कर आएगा। सपा और भाजपा के बीच छिड़ी सियासी जंग का एक तथ्य ये भी है कि मार्च 2017 में भाजपा सरकार के गठन के बाद से अब तक सपा के कई नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है। सपा नेता आजम खान पर करीब 100 मुकदमे दर्ज हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी जेल में है। सपा नेता दीप नारायण यादव भी जेल में बंद है। जहरीली शराब केस में सपा विधायक रमाकांत यादव भी जेल में है और मर्डर केस में सुरेश यादव पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हुई है। इसके अलावा भी कई और सपा नेता हैं जिन पर कार्रवाई हो रही या फिर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर गोरखपुर महोत्सव पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ठन गई है। 11 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर खाली कुर्सियों को लेकर सियासत जारी है। गोरखपुर से सफाई के रास्ते संस्कृति का पन्ना पढ़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है सफाई महोत्सव पर सवाल उठाने वाली भाजपा की सरकार गोरखपुर महोत्सव पर पानी की तरह जनता का पैसा बहा रही है। इधर भाजपा समाजवादी पार्टी को संस्कृति का पाठ पढ़ा रही है। गोरखपुर महोत्सव पर सियासी गदर, खाली कुर्सियों की लड़ाई सैफई तक आई। गोरखपुर महोत्सव की इन्हीं खाली कुर्सियों वाली तस्वीरों से शुरू हुई सियासी जंग अब सैफई तक पहुंच गई है, जिसकी बिसात पर राजनीति के रणबांकुरे फिल्मी डांस और संस्कृति की परिभाषा गढ़ रहे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब सफाई महोत्सव होता था सरकारी धन बर्बाद नहीं किया जाता था, मेला समिति कराती थी। गोरखपुर महोत्सव में सरकारी धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। वहाँ फिल्मी लोग ठुमके लगाते थे, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। गोरखपुर महोत्सव के शुभारंभ में दिखी खाली कुर्सियों को लेकर सपा और भाजपा में ठन गई है। सपा दलील दे रही है कि भाजपा सरकार 6 साल से गोरखपुर महोत्सव करा रही है, जबकि सफाई महोत्सव को लेकर सवाल उठाती थी। वहीं भाजपा का तर्क है कि गोरखपुर महोत्सव के जरिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को मंच दिया जाता है, जबकि सफाई महोत्सव में फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को बुलाया जाता था। दरअसल 11 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर कुर्सियां खाली नजर आई थी। 11 जनवरी को रात के वक्त भी कुर्सियां खाली दिखाई दी, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। सपा ने आरोप लगाया कि भाजपा सफाई महोत्सव पर सवाल उठाती है, अब गोरखपुर महोत्सव पर पानी की तरह पैसा बहा रही। बीजेपी के नेता और बीजेपी सरकार दोनों सफाई महोत्सव को लेकर के लगातार भ्रम फैलाते हैं, जबकि सफाई महोत्सव सरकारी महोत्सव नहीं था। सफाई महोत्सव जो मेला समिति थी, जहां सफाई के लोग, आसपास के लोग उस समिति में थे, उस समिति आयोजन कराती थी। हाँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो सरकार का सांस्कृतिक विभाग जरूर कुछ कार्यक्रम कराता था, लेकिन जो बाकी पूरा महोत्सव था वो समिति कराती थी। अब ये तुलना कर रहे हैं, गोरखपुर में जो पैसा सरकारी बहाया जा रहा है उस पैसे की तुलना वो सफाई से कर रहे हैं, जो बिल्कुल झूठ है। सरकार को पहले जानकारी कर लेनी चाहिए कि सफाई महोत्सव सरकारी नहीं था, वो समिति कराती थी। समाजवादी पार्टी के इस आरोप पर अब भाजपा संस्कृति और संस्कार का सियासी पन्ना खोलकर बैठ गई। भाजपा सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर का आरोप है कि सपा को न सिर्फ नाचना गाना पसंद है, उन्हें तो संस्कृति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कोई मतलब ही नहीं। अब वो उनका ये है कि वो उसी प्रकार से नाच गाना होना चाहिए, उनको उसमें मजा आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने संस्कार हैं, हम लोग सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं और वो लोग चाहते हैं कि ये सांस्कृतिक गतिविधियां ना बढ़ें। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है इसको विलुप्त करने का प्रयास समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखना चाहती है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। भाजपा का दावा है कि सफाई महोत्सव में सिर्फ फिल्म कलाकारों को बुलाया जाता था। हालांकि भाजपा के इस आरोप पर एक तथ्य ये भी है कि गोरखपुर महोत्सव में भी फिल्म कलाकार और गायक परफॉर्म करते नजर आए। कभी सोनू निगम ने समा बांधा तो कभी कैलाश खेर की आवाज से गोरखपुर महोत्सव गूंज उठा। और अब इन्हीं तस्वीरों पर सियासत आकार ले रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। महादेव जरूर कपारे के। और अब बात शिक्षक और स्नातक खंड की 5 एमएलसी सीट्स के लिए भाजपा के चक्रवर्ती प्लान की। एमएलसी चुनाव को लेकर आज लखनऊ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस मीटिंग में पार्टी नेताओं को एमएलसी चुनाव को जंग की तरह लड़ने के निर्देश दिए गए। साथ साथ एक कार्यकर्ता को 10 मतदाताओं से संपर्क करने की जिम्मेदारी भी दी गई। एमएलसी चुनाव में भगवा जीत का चक्रवर्ती प्लान। एक कार्यकर्ता को 10 वोट की जिम्मेदारी। विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक खंड की 5 सीटों के लिए लखनऊ में हुए मंथन के बाद भाजपा ने बड़ा प्लान तैयार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई और इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत योगी सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ दिशा निर्देश दिए गए कि विधान परिषद चुनावों को जंग की तरह समझे। दावा है भाजपा को सभी 5 सीटों पर जीत मिलेगी। एमएलसी की जो 5 सीटें हैं, 3 स्नातक की, 2 शिक्षक की, हमने 5 पे अपने प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमने पूरी तैयारी की है चुनाव के लिए। तो चुनाव में रणनीतिक रूप से चुनाव हमें जीतने के लिए लड़ना है। मतलब भाजपा की रणनीति हर मतदाता के घर तक दस्तक देने की है। इसके लिए भाजपा ने एक कार्यकर्ता को 10 मतदाताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। सभी कार्यकर्ता 10-10 मतदाताओं से संपर्क करेंगे। सभी विधायकों, सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। एमएलसी चुनाव के मोर्चे पर मंत्रियों को भी उतारने का प्लान है। दरअसल जिन 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं, उनमें से 3 स्नातक खंड की हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने इन तीनों सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि शिक्षक खंड निर्वाचन में पहली बार भाजपा मैदान में है। ऐसे में चुनौती बड़ी है। हर विधानसभा के अंदर हम लोगों के अपने अपने एक एडेड अनएडेड स्कूल्स होते हैं। उन लोगों के जो टीचर्स होते हैं, उन लोग के प्रबंधक होते हैं, वो सब वोटर्स बनते हैं। उन लोग से संपर्क करना है और उनको संपर्क करके उन लोग को प्रेरित करना कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को के कैंडिडेट को जिताना चाहिए। कि पूरी पार्टी इसमें बहुत सक्रियता से जुटेगी, क्योंकि देखिए शिक्षक भी समाज का अंग है और शिक्षक कहीं ना कहीं सबसे जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सोच से इसमें पूरे देश और शिक्षकों का उसमें काफ़ी संबद्धता है। तो हम लोग उनसे मिलेंगे और ये बात तो बिल्कुल आप पिछले चुनाव में भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो टीचर कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनमें अच्छी दखल कर रही है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से अरुण पाठक प्रत्याशी हैं। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह मैदान में हैं, तो कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र से वेरुण रंजन भदौरिया मैदान में हैं और झांसी प्रयागराज शिक्षक स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ताल ठोक रहे। भाजपा की कोशिश इन सभी सीटों पर कमल खिलाने की है। 5 की 5 सीटें जीतेगी, इसकी योजना बना ली है पार्टी ने और पूरे दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से पहले से भी स्नातक में हमारा बेहतर प्रदर्शन होता था, शिक्षक वाली सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले लड़ती नहीं थी। अब जब से हम लड़ रहे हैं तो शिक्षक वाली सीटें भी जीत रहे हैं। पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और इस बार भी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। एमएलसी चुनावों के लिए सपा भी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में है। हालांकि मतदाताओं से संपर्क को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति अभी साफ नहीं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आइए बात करते हैं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की। पहाड़ों पर बर्फबारी ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। कश्मीर के सोनमर्ग से जोशीमठ के पहाड़ों तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर श्वेत काल, जिंदगी पर बर्फ भारी। बर्फ सफेद चादर में लिपटा ये है सोनमर्ग। पेड़ों की टहनियों पर, घरों की छतों पर, पहाड़ों की ढलानों पर बर्फ का बसेरा है। सुर्ख सफेद तस्वीरों ने सैलानियों के चेहरे पर
मुस्कान ला दी। गुजरात स्टेट सूरत सिटी से आई हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर विजिट के लिए आई हूँ और यहाँ पे मतलब बहुत मज़ा आया। मतलब जो फर्स्ट डे से ट्रिप पहलगाम से हमारी स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे भी हर स्पॉट पे हमको स्नो मिली और हर स्नो में इतनी मज़ा आई। और यहाँ का फूड भी एकदम अच्छा है, सर्विसेज भी बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल है और बहुत मज़ा आया। अभी यहाँ बर्फ़ गिर रही है तो इतनी मज़ा आ रही है, फ़ोटोज़ और वीडियो क्लिक करने में बहुत मज़ा आ रहा है। जम्मू कश्मीर की घाटियां बर्फ से लदी हैं। पारा माइनस में चला गया है। सोनमर्ग में तापमान -5 डिग्री के नीचे दर्ज हुआ। इस बीच लगातार हो रही बर्फबारी से जम्मू से श्रीनगर के बीच आवाजाही बाधित हो रही। सुबह बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जाम लग गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की वादियां भी बर्फ से लदी हैं। पिछले 24 घंटे में शिमला में 12 से 14 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे ज्यादा कुल्लू में 40 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे प्रदेश में ही मौसम एक्टिव रहा है और इसके चलते जो हमारे जो मिड और हाइल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हाई रीजन में स्नोफॉल के साथ बारिश भी हुई है और जो हमारे प्लेन और जो मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। अगर स्नोफॉल के अमाउंट वाइज बात करें तो देखिए, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं लाहौल स्पीति, चंबा है, शिमला है, कुल्लू, किन्नौर है और मंडी भी हाई चीज़ में वहाँ पे स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई है। अमाउंट वाइज जो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया वो कोठी में रिकॉर्ड किया है, कुल्लू में 40 सेंटीमीटर। उसके बाद मनाली में 23 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई है। शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो हाई रीचेज हैं हमारे कुफरी, चौपाल, शिलारू, खदाला, यहाँ पे एवरेज 12 से 16 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना घाटी के निचले इलाकों में बीती रात भारी बर्फबारी हुई। यमुना घाटी के राडी, यमुनोत्री, मां यमुना की शीतकालीन प्रवास खरसाली में भी बर्फबारी हुई। बड़कोट में पेड़ों पर जमी बर्फ आंखों को सुकून देने वाली है। यमुना घाटी को जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले राडी टॉप पर बर्फबारी जारी है। उत्तरकाशी में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं। सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर बिछी है, जिसे हटाने के लिए काम जारी है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर झाला, हर्षिल, जंगला क्षेत्र में बर्फ को हटाया जा रहा है। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की यात्रा के पड़ाव घाघरिया में 1.5 फीट तक बर्फ जम गई है। हेमकुंड साहिब में 4 फीट तक बर्फ जमी है। वहीं बद्रीनाथ में बीती रात 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। उत्तराखंड के चकराता में बर्फबारी से बागवानी किसानों और पर्यटकों के चेहरे खिल गए। मसूरी के पास धनौल्टी में साल की पहली बर्फबारी हुई। धनौल्टी के कद्दू खाल, बाटवाल धार, तपोवन में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। शुक्रवार रात टिहरी के प्रतापनगर, घनसाली के सीमांत गांवों की पहाड़ियां भी बर्फबारी से सफेद हो गई। बीते 2 दिन से गंगोत्री धाम के आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बीती रात गंगोत्री धाम में और मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मोखबा में भारी बर्फबारी हुई। गंगोत्री धाम की सीढ़ियां बर्फ से सफेद हो गई हैं। मंदिर परिसर में बर्फ जमी है। परिसर के बाहर स्थापित प्रतिमाएं बर्फ से सफेद हो गई हैं। गंगोत्री में तापमान -10 डिग्री तक चला गया है। नतीजा, गंगोत्री धाम के पास से गुजरने वाली भागीरथ नदी का पानी जमने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हर बदलते दिन के साथ जोशीमठ शहर पर संकट गहराता जा रहा है। दरार वाले मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक दरार वाले मकानों की संख्या बढ़कर 782 हो चुकी है और अब तक 223 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं औली को जोड़ने वाले रोपवे पर खतरा मंडराने लगा है। रोपवे के पास बीती रात दरार बड़ी बन गई और इस बीच दरार वाले 2 होटल्स को गिराने का काम भी जारी है। आपदा संकट, दरार वाली दहशत का बढ़ रहा आकार। जोशीमठ के पहाड़ों पर दरक रहे होटलों पर हथौड़ा चल रहा। दहशत को कम करने के लिए तीसरे दिन भी होटलों को तोड़ने का काम जारी रहा। माउंट व्यू होटल के ऊपर बनी 50,000 लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी को तोड़ दिया गया है।
होटल मलारीन और माउंट व्यू को तोड़ने की कार्यवाही लगातार जारी है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, सीबीआरआई की टीम की निगरानी में होटल ढहाने का काम जारी है और जैकहैमर और घन की मदद से आप देख सकते हैं होटल को तोड़ा जा रहा है। और अभी जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी मौके पर तैनात है, पुलिस की टीम भी मौके पर तैनात है, इसीलिए ये टीम यहाँ पर तैनात की गई है ताकि कोई लोग इधर से ना गुजरे। प्रशासन के इस कदम के बावजूद जोशी मठ पर खतरा कम नहीं हो रहा। शहर में दरकते घरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दरार वाले घरों की संख्या बढ़कर 782 हो गई है। 148 भवन असुरक्षित घोषित किए गए हैं। 223 परिवार को शिफ्ट किया जा चुका है और 125 परिवारों को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम मदद दी गई है। जोशी मठ में जो स्थिति है उसमें भवनों की संख्या, जिसमें सर्वे चल रहा था उसमें संख्या 782 हो गई है भवनों जिसमें दरारों का सर्वे हुआ है। जो वार्ड घोषित असुरक्षित घोषित किए गए 4 वार्ड है, वो कल बताया गया था आपको। उसमें असुरक्षित क्षेत्र में स्थित भवनों की संख्या 148 है। ये 4 वार्ड है। उसमें जो वाटर का डिस्चार्ज था वो कल 190 था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 240 LPM हो गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।